हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अचीवर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज की ये जो हमारी वीडियो है ये आरपीएससी से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो ये जो आप देख रहे हो ये पेपर है कब का भाई। ये पेपर हुआ था 28 आपका सितंबर 2021 का एग्ज़ाम है। इस पेपर को देखने के बाद जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट हैं उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, राजस्थान ज्योग्राफी के आए थे या नहीं आए थे। तो काफ़ी बच्चों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैम बताइए कि कैसे क्या रहेगा पैटर्न एग्ज़ाम का। तो जो हम पिछले वाले एग्ज़ाम को देखें तो चीज़ें कुछ इसी तरीके की थी। तो यहाँ पर हम उन सभी क्वेश्चंस को फुल डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 150 हैं, ठीक है। और बट यहाँ पर जो मार्क्स है ना वो हाफ है इनके, यानी आधा मार्क्स का एक है आपका क्वेश्चन यहाँ पर। पिछले एग्ज़ाम की बात करें तो बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको पता है 300 नंबर का कर दिया गया है, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया है ना, आपकी बार जो सिलेबस हुआ है। तो ये आरपीएससी का एग्ज़ाम है। 3 घंटे दिए गए हैं 150 क्वेश्चंस को करने के लिए। ये कुछ निर्देश दिए गए थे जो आप पढ़ोगे एग्ज़ाम देने से पहले। तो चलिए आ गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों ही दिखा दूँगी स्टूडेंट को। काफ़ी स्टूडेंट फिर कहते हैं बाद में कि इंग्लिश वाला भी दिखना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है हमारा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जलवायु और मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं। तो भाई आप सबको पता है किस लेयर में होते हैं, क्षोभ मंडल में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फेयर में। समताप मंडल में आपकी कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, इसलिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए बेस्ट लेयर मानी जाती है। और इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया तो ये भी गलत रहेगा और ऑप्शन 4 भी गलत रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, कारक जो सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करते, यानी आपको वो फैक्टर बताना है जो सूर्य इंसोलेशन को इफेक्ट नहीं करता। ऐसा कौन सा फैक्टर है? तो देखो ऑप्शंस देखते हैं। घूर्णन, परिक्रमण, सूर्य किरणों का नति कोण या प्रचलित पवन। देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कहीं ना कहीं जो पार्ट सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन और जो पार्ट सूर्य के बैक होता है वहाँ रात। तो सूर्य ताप को प्रभावित किया ना घूर्णन ने। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते तब आपके सीजन्स बनते हैं, गर्मी सर्दी, ठीक है। तो भी सूर्य ताप प्रभावित होता है पृथ्वी के हिस्से पर। और सूर्य की किरणों का नति कोण यानी एंगल्स, सूर्य की किरण, मान लो ये हमारी पृथ्वी है भाई, यहाँ पर जितना सूर्य ताप अधिक प्राप्त होगा उतना यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्योंकि आपका जो किरणें है वो सीधी निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सूर्य किरणों का नति कोण। तो ये भी इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन होगा हमारा प्रचलित पवनी, यानी हवाएं जो होती है वो सूर्य ताप को प्रभावित नहीं करती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, वह गैस जिसका निचले वायुमंडल में सूक्ष्म वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो हमारे वायुमंडल में सबसे पहले नंबर पर आप सबको पता है नाइट्रोजन पाई जाती है 78% के लगभग। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन होती है 21% के लगभग। थर्ड नंबर पर कौन सी होती है? तो काफ़ी बच्चे सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि मैंने अपने कोर्स में बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाया कि भाई थर्ड नंबर पर आपकी ऑर्गन होती है। यही चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। थर्ड नंबर पर ऑर्गन होती हैं और जो कि 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.03% होती है, तो वो पीछे होती है। तो थर्ड नंबर पर ऑर्गन आती है। तो काफ़ी बच्चों ने कार्बन डाइऑक्साइड लगाया होगा, पक्की बात है ना। तो इसीलिए चीज़ें डिटेल से पढ़नी है। जो पैटर्न हम पहले से पढ़ते आए हैं उसको भूलना है, जो नई चीज़ें सीखनी है। और इन सब के लिए मैं आपको बता दूं भाई, आरपीएससी के अगर कोई स्टूडेंट कोर्स लेना चाहता है तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी नेट और आरपीएससी का कोर्स अवेलेबल है। आरपीएससी वाले बच्चे नेट वाला कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। पीजीटी वाले में भी काम चल जाएगा बट कुछ टॉपिक रह जाएंगे, नेट वाले में कवरअप हो जाएगा आरपीएससी का सारा सिलेबस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल की परत या परतें जो एप्लैंटन परत के नाम से जानी जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। आपको बताना एप्लैंटन परत के नाम से जानी जाती है F1 और F2 लेयर्स। जो F1 और F2 लेयर्स हैं इन्हें ही एप्लैंटन लेयर्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3, ये D, E, F, G ये सारी लेयर्स आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन सी लेयर कैसे हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ो चीज़ों को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, वायु अपवाह से अभिप्राय है। एयर यानी ड्रेनेज रेफर्स टू। वायु अपवाह क्या होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखो मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी क्योंकि 150 क्वेश्चन से हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो मैं केवल आपका ठीक आंसर ही पढ़ूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ढाल के सारे
जो ठंडी वायु होती है पर्वत शिखर से घाटी में नीचे की ओर जो गति होती है उसे बोलते हैं वायु अपवाह। मैं आपको बताती हूँ भाई, यहाँ पर कोई माउंटेन है, जो आपकी हवाएं हैं, जब हवाएं आपकी ठंडी हवाएं, जो ठंडी हवाएं होती है ना, वो ठंडी हवाएं पर्वत की ओर से नीचे की ओर उतरने लग जाती है ना, तो इस वाली सिचुएशन को कहते हैं वायु अपवाह। तो देखो, पर्वत शिखर से घाटी की ओर हवा में जब मूवमेंट होगी और ठंडी हवा होती है ये, क्योंकि ठंडी हवाएं नीचे बैठती है, आप सबको पता है ना, यू आर ज्योग्राफी स्टूडेंट, तो आपको पता है कि ठंडी हवाएं नीचे बैठती हैं, तो घाटी की ओर जब हवा आती है तो उसे ही कहते हैं वायु अपवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट मापक पर खालिस्तान डिग्री के समतुल्य होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट, अगर हम स्केल पर बात करें तो वो कितने डिग्री के समतुल्य होता है, तो ये भाई आपका होता है 212। ये चीज़ मैंने पढ़ा रखी है अच्छी तरीके से और निकालना भी सिखा रखा है, एक फार्मूला भी होता है इसके लिए, ठीक है, कोर्स में ये सब कुछ अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है वार्षिक ताप परिसर की गणना की जाती है। जो वार्षिक, अगर हम बात करें ना, आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, पूरे साल का ताप परिसर की बात यहाँ पर की गई है। तो इसमें क्या होता है, पूरे एक वर्ष में सबसे गर्म और सबसे ठंडा महीना जो होता है ना, मान लो सबसे गर्म जून है, सबसे ठंडा जनवरी है, तो इन दोनों महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें जो अंतर होगा उसे कहेंगे वार्षिक ताप परिसर। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। चक्रवात और प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा के प्रारूप के संबंध में असत्य कथन आपको छांटना है। तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दोनों के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो देख लेते हैं भाई, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा, अब मैं यहाँ पर पढ़ूंगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। घड़ी की सुइयों की विपरीत होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुरूप होती हैं। चक्रवात में पवनों की दिशा जो होती हैं उसके अनुरूप होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। उपोषण उच्च दाब पेटियों के संबंध में निम्न में से असत्य कथन छांटना है आपको, गलत कथन छांटना है। इस पेटी के निर्माण में टेम्परेचर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपोषण उच्च वायुदाब, ठीक है, इन पेटियों के ऊपर उच्च तल पर न्यून वायुदाब विकसित होता है। ये गतिजनित दाब पेटियाँ, इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं। तो आपको गलत कथन छांटना, देखो भाई, इन्हें अश्व अक्षांश भी कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ये गतिजनित पेटी, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसमें के मोशन के कारण इस पेटी का विकास हुआ है। और भाई इस पेटी के ऊपर उच्च तल में आपका जो ऊपर वाले तलों में होता है बिल्कुल जो लो वायु प्रेशर होता है, ठीक है, लो एयर प्रेशर होता है। और यहाँ जबकि बात करेंगे इसमें तापमान महत्वपूर्ण भूमिका इसमें नहीं निभाता। ये तो गति जनित पेटी है ना, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पृथ्वी की घूर्णन गति, ठीक है। टेम्परेचर इसमें कोई अपनी भूमिका नहीं निभाता। इजी सा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न पवनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो सारी की सारी हवाएं आपको याद होनी चाहिए। सहारा मरुस्थल से चलती है हबूब, ठीक है, ये बोरा, फोरन, बर्ग, ये सारी तो आपके ऊपर चलती है यूरोप में। ये हबूब जो चलती है वो सहारा मरुस्थल से चलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी एड्रियाटिक तट की ठंडी तेज हवा है? यानी एड्रियाटिक तट पर आपकी कौन सी हवा चलती है? बोरा एक ठंडी हवा है और ये चलती है भाई एड्रियाटिक तट के पूर्व की ओर और बहुत ही तेज़ी से चलती है ये, ठीक है। हार्माटन, सिरोको, फोन, ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी हवाओं के बारे में अच्छी तरह याद करना होगा। नेक्स्ट होता है निम्न में से कौन से मेघ निचले मेघ है? पक्षाप कपासी, मध्य कपासी, सत्री कपासी या मध्य सत्री। तो यहाँ पर सबसे इन लेयर्स में से बात करें ना, तो देखो पक्षाप वाले तो आपके सबसे ऊंचे मेघ है, ठीक है। सबसे पहले है ना पक्षाप ही आते हैं बिल्कुल ऊंचाई पर, फिर उसके बाद सत्री वाले मेघ आते हैं। तो यहाँ पर सबसे निचले मेघ की बात करें तो हमारा राइट आंसर रहेगा सत्री कपासी। उसके ऊपर होते हैं मध्य सत्री, फिर होते हैं मध्य कपासी और फिर होते हैं पक्षाप कपासी। ओके, ये इंग्लिश वाला नाम ये रहा। स्ट्रेटोक्यूमुलस वाले जो क्लाउड होते हैं वो इनमें से सबसे नीचे होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। निरपेक्ष आर्द्रता को प्रदर्शित करने की इकाई है, यानी निरपेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कौन सा फार्मूला है? तो ग्राम प्रति घन मीटर के द्वारा। जो आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है उसे ग्राम पर क्यूबिक मीटर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। बहुरुक्षण कटिबंधीय चक्रवात में, यानी एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ठंडे वातावरण के सहारे बनने वाले जो मेघ होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको समझाया हुआ है कि भाई जो
चक्रवात के पहले अगर हम बात करें ना, चक्रवात आने की सूचना कौन से देते, तब तो आपके पक्षाभ मेघ हो जाएंगे। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि ठंडे वाताग्र के सहारे तो आपके कपासी मेघ बनते हैं, और ये कपासी मेघ बहुत ही काले काले बादल होते हैं, बहुत ही मोटे मोटे और खूब वर्षा करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? आपको बताना है कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यू नो डैट, सबको पता है ऑक्सीजन आपकी हरित गृह गैसों में शामिल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड तो नंबर 1 पर है। मीथेन भी प्रदूषित करती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16, कोकस प्लेट डैश में स्थित है। तो कोकस प्लेट आपकी भाई प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। इस सॉरी प्लेट नहीं, प्लेट भी होती है कोकस, और कटक भी होती है। कटक किन्हें कहते हैं? रिज क्या होते हैं? रिज होते हैं आपके लंबे और पतले जो पर्वत होते हैं, ये महासागरों में जो डूबे हुए लंबे पतले और संकरे पर्वत होते हैं, नैरो, उन्हें कहते हैं रिज यानी कटक। तो कोकस कटक आपकी प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बृहत्तम महाद्वीपीय मगन तट है। बृहत्तम यानी सबसे बड़ा महाद्वीपीय मगन तट कौन सा है इनमें से? चिली, ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया या चीनी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो साइबेरिया का मगन तट है ना, देखो आप खुद ही देख सकते हो, रूस का जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं, और जो कोस्टल एरिया समुद्र के साथ लगता है उसे मगन तट कहते हैं, ठीक है। तो साइबेरिया का जो मगन तट है, जो सेल्फ है, साइबेरियन सेल्फ, वही इन चारों में से सबसे बड़ा है। चीन का तो छोटा सा है। चिली तो यू नो खुद ही देखते हो आप, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अमेरिका में है चिली। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, अंध महासागर में सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो अंध महासागर का सबसे गहरी खाई यहाँ पर पूछी गई है, डीपेस्ट पॉइंट। तो सबको पता है भाई अंध महासागर की कौन सी है? प्यूर्टो रिको खाई। कौन सी है? प्यूर्टो रिको खाई। और ये मेरियाना खाई किसकी है? प्रशांत महासागर की, ठीक है। मेरियाना खाई प्रशांत महासागर में है, और प्यूर्टो रिको खाई किसकी है? अंध महासागर की। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, विश्व में सर्वोच्च ज्वार डैश में आते हैं। जो सबसे ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं वो, भाई मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, कनाडा के फंडी की खाड़ी में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार देखने को मिलते हैं, ठीक है। फंडी की खाड़ी कहाँ पर है? कनाडा में है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच का अंतराल होता है। तो देखो, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के बीच का जो अंतराल होता है वो 7 दिन का होता है, ठीक है। कितने दिन का होता है? 7 दिन का, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। और वहीं अगर हम बात करें ज्वार भाटा में, या एक दिन में जो ज्वार आते हैं वो 2 बार आते हैं, एक दिन में 2 बार। तो हर 12 घंटे और 26 मिनट के बाद दूसरा, पहला मान लो 12:26 पर पहला ज्वार आया, तो दूसरा ज्वार जो आएगा वो 12:52 पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? ब्राज़ील धारा, वेनेजुएला धारा, हम्बोल्ट की धारा या फॉकलैंड धारा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ब्राज़ील की धारा ये ठंडी धारा नहीं है। वेनेजुएला, हम्बोल्ट और फॉकलैंड, ये तीनों की तीनों आपकी साउथ की ओर से आती है, तो ये तीनों ठंडी है। बट आपकी ब्राज़ील की धारा ये ठंडी नहीं है, गर्म धारा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं की चक्र गति यानी गायर का भाग नहीं है, वह है। तो यहाँ पर जो लैब्राडोर की धारा है वो आपके उत्तरी अंध महासागरीय धाराएं, यानी ये जो सर्कल होता है ना 0 डिग्री से, ये इस तरीके से धाराएं पानी बहना शुरू हुआ, फिर ऊपर गई, फिर इस तरीके से आके वापस इसमें मिल गई, तो इसको पूरे को सर्कल कहते हैं, ठीक है। और ये अटलांटिक जो सर्कल है, इसमें जो आपकी लैब्राडोर की धारा है ना, ये नहीं आती। कैसे? लैब्राडोर की धारा इधर आपका, रुक जाओ 1 मिनट, इधर आपका भाई ग्रीनलैंड आ जाता है, और इधर आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। तो बी ऊपर से आती है, नॉर्थ पोलर एरिया की तरफ से आती है लैब्राडोर की धारा, दोनों के बीच से। तो ये उस सर्कल में का हिस्सा नहीं है और उस सर्कल में शामिल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जबकि गल्फ स्ट्रीम आती है, उत्तरी विषुवतीय धारा भी आती है, और कनारी की धारा भी आती है, ठीक है। तो ये तीनों आती हैं, बट लैब्राडोर नहीं आती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है उसको क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा के उत्तर में डोल्फिन उभार है, ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक का विषुवत भूमध्य रेखा के जो बिल्कुल नॉर्थ वाला पार्ट है उसमें है डोल्फिन उभार, ठीक है। डोल्फिन राइज कहते हैं जिसे इंग्लिश में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से वह एक जो पूर्वी अंध महासागर का बेसिन नहीं है वह है? कैनारी बेसिन, पूर्वी अंध महासागर की पूछी गई है, देखो पूर्वी,
तो कैनारी बेसिन, लैब्राडोर बेसिन, स्पेनिश बेसिन, केप वर्डे बेसिन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना तो भाई जो आपका कैनारी बेसिन है वो तो है, अभी मैंने आपको बताया लैब्राडोर की धारा कहाँ से आती है, ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका जो है उसके बीच में से आती है, जो कि आपके अंध महासागर का वेस्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या हो जाएगा, लैब्राडोर बेसिन। ये किस में पड़ता है, ये आपके अंध महासागर के पश्चिम की ओर पड़ता है। और यहाँ पर पूर्वी का बेसिन पूछा गया, तो ये तीनों पढ़ेंगे और ये नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, अगेन बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन। मैं तो कहूँगी पीजीटी में, नेट में और भाई आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ज्योग्राफी के, ये क्वेश्चन जरूर आता है। हाइपोसोमेट्रिक कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्चता मितीय वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो भाई उच्चतम मितीय वक्र द्वारा अगर हम बात करें महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगनडल या गहरे सागरीय मैदान को, लवणता परिवर्तन को, देखो लवणता परिवर्तन को तो इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। ये तीन ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान से सुन लो, समुद्र में ऊंचाई और नीचाई, ठीक है, ये खाली ऊंचाई नहीं, समुद्र में हाइट को भी और डेप्थ को भी जिस वक्र के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है उसे कहते हैं उच्चता मितीय वक्र। तो महाद्वीपीय मगन तट ये हाइट पे है, मगन ढाल ये उससे थोड़ा नीचे है, और फिर गहरे सागरीय मैदान ये डेप्थ में है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को प्रेजेंट किया जाता है उच्चता मितीय वक्र के द्वारा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, अल्बाट्रस पठार स्थित है। ये पठार आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत में या अंटार्कटिका में। तो भाई ये प्रशांत महासागर में है अल्बाट्रस पठार। ये सारे के सारे जितने भी कटक हैं, जितने भी पठार हैं, ये मैंने विद मैप सारे के सारे पेड कोर्स में बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रखे हैं बच्चों को। तो पेड कोर्स वालों को तो कोई टेंशन होगी नहीं, वो तो ईजिली कवरअप कर जाएंगे पूरा पेपर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, महासागरीय धारा, और यहाँ पर कुछ महासागर दिए गए हैं, आप देख लो। महासागरीय धारा से फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो लैब्राडोर की धारा देखो मैंने अभी आपको बताई थी, लैब्राडोर की धारा पड़ेगी भाई हमारे उत्तरी अटलांटिक में। अब आपको मान लो एक ही आता, तो ए का 4 देख लो, ए का 4 2 ऑप्शंस में है, तो आपके ये 2 ऑप्शंस तो गलत हो गए, ठीक है, पहला। और अब हमें अपना आंसर देखना है दूसरे और चौथे में से। अब बी का इन्होंने 111 दिया हुआ है, तो ब्राज़ील की धारा आपके दक्षिणी अटलांटिक में पड़ती है, जो कि एक गर्म जल धारा है। वहीं अगर हम बात करें क्यूरोशिवो की धारा, जो आपकी क्यूरोशिवो की धारा है ना, वो बहती है भाई आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में, क्यूरोशिवो की धारा। और आगुल्हास की धारा दक्षिणी हिंद महासागर में बहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त है, तो आपको डेप्थ बताने हैं कौन कौन से गर्त हैं प्रशांत महासागर के। इनमें से क्यूराइल, प्यूर्टो रिको, देखो प्यूर्टो रिको मैंने अभी आपको पढ़ा, ये अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई आपका टोंगा, करमाडेक और क्यूराइल, तो ये तीनों के तीनों तो पढ़ते हैं, तो यार ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा। क्यूराइल गर्त, करमाडेक गर्त और टोंगा गर्त, ये तो प्रशांत महासागर के गर्त है, जबकि प्यूर्टो रिको ये अंध महासागर का गर्त है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से सिलिका में उज कौन से हैं। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्लाइमेटोलॉजी से है ना, नहीं ओशनोलॉजी से है। ये ओशन के अंदर कुछ इस समुद्रों में आपकी उज, आपके पंख कुछ पाए जाते हैं, ये उन्हीं से रिलेटेड है ये। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, कौन सी है भाई सिलिका में उज। तो टेरापोड तो सिलिका में उज आपकी नहीं है, ठीक है। डाइटम सिलिका में उज है, और गोलोबिजेरिना ये भी आपकी सिलिका में उज नहीं है, और रेडियोलेरियन ये है आपकी सिलिका में उज। यानी जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है ना, तो उन्हें कहते हैं सिलिका में यूज। तो डाइटम और रेडियोलेरियन इन दोनों में आपकी सिलिका की मात्रा अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, किसी गहरे लैगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट से अलग थलग की गई शैल भीति रीफ निम्न में से क्या कहलाती हैं। यानी देखो तट से अलग अलग हो गई है ये, जो भी ये आपकी क्या बोलते हैं इसको, लैगून भी बोल देते हैं इसको, डिप्ट लैगून भी बोल देते हैं, आपकी कोरल रीफ भी बोल देते हैं। तो इन सब अलग अलग प्रवाल भीति के नाम से भी ये जानी जाती हैं, है ना। तो इसमें जो अगर हम अलग अलग की बात करें ना, तो रोधिका जो प्रवाल भीति होती है वो थोड़ी तट से बिल्कुल अलग की गई होती है, ठीक है। तो उसे किसी मान लो ये कोई आपका लैगून है, और रोधिका है ना मोस्टली एक हुक के टाइप की होती है कुछ इस तरीके से, और जब ये बिल्कुल तट से यहाँ से अलग हो जाती है तो कुछ ये वाला पार्ट रह जाता है, तो इसे कहते हैं शैल भीति रीफ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तर 4 पर निम्न में से कौन आता। बच्चे सोच रहे हैं ईवीएस भी दे रखी है, ये ईवीएस नहीं है गाइस, ये ओशनोलॉजी है, और ये सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में बच्चों को पढ़ा रखे हैं। तो लेवल 4 बताना है हमें,
ठीक है। लेवल 4 में आपका क्या था, देखो सबसे पहले थे हमारे प्राथमिक उत्पादक, ठीक है, उत्पादक यानी हरे पौधे। दूसरे फिर आता था हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 2 लेवल पर आता था प्राथमिक उपभोक्ता, नंबर 3 पर आता था द्वितीयक उपभोक्ता और नंबर 4 पर तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 पर आता था, नहीं सॉरी, नंबर 4 पर आता था तृतीयक उपभोक्ता और नंबर 5 पर आपके चतुर्थक उपभोक्ता नहीं आएंगे, अपघटक आएंगे, सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं, जो कि मरे हुए जंगली जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32 नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डीपली पूछ लिया। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया की यहाँ पर बात की गई है, तो ये अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को किस नाम से भी जाना जाता है। तो भाई मानसूनी वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो यहाँ पर देखो जो सदाबहार वन है ना, उन्हें वर्षा वनों के नाम से जाना जाता है। मानसूनी वन किसे कहते हैं, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों को, ठीक है, या उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनों को, अर्ध सदाबहार वनों को मानसूनी वन कहते हैं। बाकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को आपके वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपकी अगर हम बात करें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उसके अलावा सारा साल हरे भरे रहते हैं ये वृक्ष। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ लिया, मानसूनी वनों को किस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, सदाबहार या वर्षावन या शंकु। देखो मैंने अभी बताया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी पतझड़ी वनों के नाम से जाना जाता है किसे, आपके मानसूनी वनों को, क्योंकि मानसून आता है तब तो ये हरे भरे होते हैं और फिर जब मानसून आता है ना तभी इनमें फूट पड़ती है, नहीं तो पतझड़ ऋतु में इनमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35 निम्न में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक यानी सबसे अव्वल लेवल का भाई, तो यहाँ पर देखो सल्फर डाइऑक्साइड, पारा और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों भयंकर प्रदूषक है, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड ये इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वैश्विक तापमान वृद्धि से संबंधित क्योटो संधि को वर्ष में अपनाया गया, यानी जो क्योटो संधि थी आपकी वो किस वर्ष अपनाई गई थी। तो 1997 में, 1997 में क्योटो संधि को अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 भारत UNFCCC के साथ वर्ष में जुड़ा, यानी UNFCCC ये सारे आपके सम्मेलन से रिलेटेड संस्थाएं हैं जो कि हमने डिटेल में पढ़ रखी है अपने कोर्सेज में। तो इनके साथ इंडिया कब जुड़ा था भाई, तो इंडिया जुड़ा था 1992 जब मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। तो 1992 में भारत UNFCCC के साथ जुड़ा था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 ओजोन परत के क्षरण के प्रति चिंताओं के संबंध में तैयार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिफल है जो कि डैश में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर जो मॉन्ट्रियल जो आपका सम्मेलन था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन ये आपके वियना में हुआ था भाई, ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रिया कंट्री की वियना में जो ओजोन लेयर से रिलेटेड था ये मॉन्ट्रियल समझौता, ठीक है। और 1987 में ये हुआ था पहली बार, 1987 में, ठीक, और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39 भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। तो जल अधिनियम कब लागू हुआ भाई भारत में पहली बार, तो भारत में ये हुआ था 1974 में, भारत में जल अधिनियम 1974 में, याद रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यात्रा करते हुए वनस्पति प्रकारों का सही क्रम क्या होगा। तो आप जा रहे हो इक्वेटर पर हो फिलहाल, तो इक्वेटर पर भाई सबसे पहले वर्षावन देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर आपकी सारा साल भयंकर वर्षा होती है। तो वर्षावन 2 ऑप्शंस में है, इन 2 में नहीं है, तो ये दोनों सीधे गलत हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमें मिलते हैं टुंड्रा और सवाना लिखा हुआ है और इसमें मरुस्थलीय झाड़ियाँ और टुंड्रा। तो पहले देखो पहले भूमध्य रेखा से गए, फिर मरुस्थलीय झाड़ियाँ मिलेंगी क्योंकि बीच में डेजर्ट आते हैं, और टुंड्रा जो मिलेंगे वो बर्फीले इलाकों में मिलते हैं, टुंड्रा वन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है। तो बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा गया है, सवाना को। सवाना जो एरिया है उसे बड़े शिकारों की भूमि कहा गया है, बड़े बड़े जानवर वगैरह भी मिलते हैं वहाँ पर। ये आ गया भाई घास के मैदानों से रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, प्रेरीज कनाडा, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, लानोस न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो कनाडा में प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, पूरे उत्तरी अमेरिका में
आपके जो घास के मैदान है ये बिल्कुल करेक्ट है। अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, हार्ट ऑफ अर्जेंटीना भी कहते हैं पंपास को। और ऑस्ट्रेलिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। बट ये जो न्यूजीलैंड है ये गलत है। न्यूजीलैंड में लानोस के नाम से नहीं जाना जाता, लानोस आपके जाने जाते हैं दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? तो ये भी आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है जो कि ज्योग्राफी में आती है, ओशनोलॉजी में, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ये सब कुछ करवा रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में निवासियों को पोषित हो जाने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या कहलाती है भाई वहन क्षमता। क्या कहलाती है? वहन क्षमता, यानी केयरिंग कैपेसिटी, जो कि हम उस वक्त कंज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित जलवायु कारकों में से जिसका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है वो क्या है? तापमान परिवर्तन, सूर्य प्रकाश की स्थिति, पवन या जल की उपलब्धता। तो यहाँ पर देखो जलवायु कारकों में सबसे कम प्रभाव पड़ता है पवन का। याद रखना, टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर वेरिएशन तो प्रभावित डालता ही है, सनलाइट की स्थिति, सूर्य प्रकाश की स्थिति ये भी प्रभाव डालती है, और जल की उपलब्धता भी। सूखे इलाकों में आप सभी जानते हो कैसा पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पानी वाले इलाकों में कैसा होता है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। मिलानकोविच चक्र मुख्य रूप से प्रभावित करता है, किसे करता है भाई? मिलानकोविच सर्कल प्ले की रोल इन जलवायु परिवर्तन को, अपर्दन चक्र को, ओजोन क्षरण को या जलीय चक्र को। तो यहाँ पर आपका जो मिलानकोविच चक्र है ये आई थिंक काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिटेल में है। तो ये जलवायु परिवर्तन को, यानी जो क्लाइमेट चेंज है हमारी उसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46। लियोपोल्ड मैट्रिक्स, लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है किससे है भाई? लियोपोल्ड मैट्रिक्स नगरीकरण से, वैश्विक उष्मन से, चक्रवात के जीवन क्रम से या वायुमंडलीय प्रभाव मूल्यांकन से। तो लियोपोल्ड जो मैट्रिक्स था ये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन से रिलेटेड था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। सौ-स्थानीय संरक्षण के तहत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व। तो भाई ये जो वानस्पतिक जो उद्यान है आपके, इन्हें शामिल नहीं किया गया, मतलब संरक्षण गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें नहीं दिया गया। नेशनल पार्क्स हैं आपके, रिजर्व एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इन तीनों को दिया गया, बट आपका जो ये वनस्पति उद्यान है इनको रिजर्व नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है, यानी ओजोन जो परत है जिसको नुकसान हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है, आपको सबको पता है कौन सा कारण है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी CFCS गैस, जो कि हमारे एसी से निकलती है, स्प्रे से निकलती है, प्लास्टिक से निकलती है, प्लास्टिक उद्योगों से, इन सब चीज़ों से निकलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इकोलॉजिकल सिस्टम में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक कार्यात्मक इकाई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। संपूर्ण जैवमंडल एक पारिस्थितिकी तंत्र है, बिल्कुल करेक्ट। उसका एक स्थानिक घटक है, ये भी ठीक है। कंपोनेंट है भाई स्पेटियल। वो एक समवृत्त तंत्र है, क्लोज्ड नहीं है ये, ठीक है, ये क्लोज्ड सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ये है 4 ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50। अम्ल वर्षा में जल के अतिरिक्त जो रासायनिक यौगिक होते हैं वो कौन से हैं? तो आपको बताना है अम्ल वर्षा जो होती है उसमें जो कौन कौन से रासायनिक यौगिक होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि मेन होता है उसमें, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है उसमें जो कि पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। उसके अलावा नाइट्रिक अम्ल होता है। तो ये दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 51। निम्न में से कौन सा सांस्कृतिक मानचित्र का उदाहरण नहीं है? तो आपको कल्चरल मैप का बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल नहीं है कल्चरल मैप का। तो देखो सबको पता ऊंचावच जो मैप है ये रिलीफ जो ये फिजिकल मैप में आते हैं ना, रिलीफ जो मैप होते हैं हमारे ऊंचावच को हम फिजिकल मैप के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, जबकि पॉलिटिकल मैप है, पॉपुलेशन मैप है, ट्रांसपोर्ट मैप है, ये तीनों के तीनों आपके कल्चरल मैप में शामिल किए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52। भूमि पर एक दूरी 3 फरलोंग है, 79 गज है और 2 फीट और 7 इंच में मापी गई है। इसकी समतुल्य प्रतिनिधि क्या होगी? तो देखो ये निकालने वाला क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देती हूँ, आप निकाल लेना। तो यहाँ का ऑप्शन नंबर 3 रहेगा करेक्ट। 1:, यहाँ पर आपको RF निकालना था, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालना था। तो राइट आंसर रहेगा 1:26,635। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53। प्रतिनिधि भिन्न, यानी फिर दोबारा से आपका RF दिया हुआ है, इसका निम्न में से कौन सा सही रूपांतरण नहीं है? तो यहाँ पर
सही रूपांतरण की बात की गई तो 1 इंच इज इक्वल टू 1 इंच 70 40 गज, 1 इंच में 32 फॉरलॉन्ग, 1 इंच इज इक्वल टू 4। ये तीनों करेक्ट है, जबकि ये वाला जो चीज़ है ना ये गलत है, क्योंकि दोनों तरफ देखो इंच इंच दिए गए हैं, यही चीज़ यहाँ पर आकर गलत हो गई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 54। असत्य कथन हमें देखना है कौन सा कथन गलत है। किसी स्थान का अक्षांश उस स्थान की वह कोणीय दूरी है जो विषुवत वर्ग के उत्तर या दक्षिण या उस स्थान के यामोत्तर पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई है। यहाँ पर अक्षांश की बात की गई है, ये कथन बिल्कुल करेक्ट है। एक ही अक्षांश पर स्थित पवनों को स्थानों को मिलाने वाली रेखा समानांतर कहलाती है, ये भी कथन करेक्ट है। विषुवत वृत्त सहित अक्षांश समानांतर की जो कुल संख्या है वो 179 है, ये भी करेक्ट है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में से प्रत्येक में अक्षांश समानांतरों की संख्या 90 है, ये गलत है भाई। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बात करें जो अक्षांश है वो आपके 190 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 190 नहीं 90। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55। असत्य कथन को छांटना है। देशांतरी यामोत्तर विषुवत वृत्त को समकोण पर काटते हैं। सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। तो यहाँ पर जो एक चीज़ आती है, विषुवत रेखों को ये समकोण पर काटते हैं। सभी जो आपके लैटिट्यूड होते हैं उनकी लंबाई समान होती हैं। ये वृत्ताकार होते हैं और ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये ध्रुवों पर आपके एक पॉइंट्स पर मिलते हैं, बट ये वृत्ताकार नहीं होते। यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये अर्धवृत्ताकार होते हैं, ठीक है। ये अर्धवृत्ताकार होते हैं, ध्रुवों पर तो ये मिलते हैं बट ये अर्धवृत्ताकार होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। 0 डिग्री देशांतरी यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर स्वीकार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 56। लोक्समोड्रोम है मौलवीय प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। गोल प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती हैं, या फिर सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर खींची गई सीधी रेखा जो एक स्थिर दिक्मान वाले दो बिंदुओं को जोड़ती है। इनमें से कोई नहीं। तो ये आपकी हम बात करें लोक्सोड्रोम की, तो लोक्सोड्रोम के ये सारे के सारे कथन गलत हैं, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 57। कथन जो यथाकृतिक प्रक्षेप के संबंध में सही है, ठीक है। यथाकृतिक यानी ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन की बात की गई है और उसमें आपको राइट कथन ढूंढना है, सही है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट कथन होगा कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को बिल्कुल सही सही दिखाया जाता है और क्षेत्र की शुद्धता की उपेक्षा करते हुए, यानी एरिया की शुद्धता को ज़्यादा प्रदर्शित नहीं किया जाता, बट जो आकृति है उन पर काफ़ी फोकस किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है यथा आकृतिक प्रक्षेप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58। कथन जो सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप के कथन पक्ष में सही नहीं है, यानी आपको फिर से रॉन्ग कथन ढूंढना है। तो इस क्षेत्र में क्षेत्र की समानता को बनाए रखने के लिए आकार में विकृति लानी पड़ती है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें मापनी केवल 45 डिग्री अक्षांश से समानांतर के पास ही सही होती है, ये आपका जो कथन है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। और ध्रुवीय समानांतर विषुवत वृत्त के बराबर होती है, ये भी ठीक है। और ये एक यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59। भारत में तैयार किए जाने वाले सतलाकृतिक मानचित्रों की श्रृंखलाओं की संख्या है। तो भारत में जो सतलाकृतिक यानी जो आपकी टोपोग्राफिकल मैप्स हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 2, ठीक है। भारत में 2 हैं जो आपके टोपोग्राफिकल मैप्स हैं, उनकी श्रृंखलाएँ कितनी हैं? 2, तो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 60। आइसो हेल के स्तर को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो आइसो जो हेल्स होती हैं वो हमारे किसको दिखाती हैं भाई? आइसो हेल्स ये हमारे समान सूर्य प्रकाश को दिखाती हैं, ठीक है। आइसो हेल्स किसको दिखाती है? समान सूर्य प्रकाश को। आइसो हर्ट्स किसको दिखाती है? समान वर्षा को। आइसो डेप्स गहराई को, ठीक है। और आइसो नेप्स मेघाच्छादन को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61। वर्ण मात्री या सम्मान रेखा मानचित्र में आधारभूत अंतर यह है कि क्या है भाई? वर्ण मात्री और आपके सम्मान रेखाओं में अंतर पूछा गया है। तो ये जो वर्ण मात्री मैप्स होते हैं, मैं राइट कथन ही बता देती हूँ। वर्ण मात्री जो मैप्स होते हैं ना वो प्रशासनिक इकाइयों के बेस पर बनाए जाते हैं, जबकि सम्मान रेखाएं होती हैं वो प्राकृतिक इकाइयों के आधार पर। तो आधारभूत अंतर इसका ये पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से 3 प्रकार के मानचित्रों के लिए सबसे बड़ी मापनी से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में मापनी के आधार पर सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। यानी आपको बड़ी मापनी से छोटी मापनी की ओर जाना है। अवरोही यानी उतरते क्रम में जाना, पहले सबसे बड़ी मापनी आएगी फिर उसके बाद सबसे छोटी। तो सबसे पहले भूसंपत्ति मैप आते हैं जिनका जो स्केल होता है वो बहुत बड़ा होता है, फिर आपके टोपोग्राफिकल मैप और फिर एटलस मैप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है
क्वेश्चन नंबर 63, एक क्लाइमोग्राफ मासिक आंकड़ों की सहायता से बनाया जाता है। एक जो क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है, किस क्लाइमोग्राफ में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्लाइमोग्राफ वर्षा के आंकड़े तो यूज़ नहीं होते, सापेक्षिक आर्द्रता और आर्द्र बल्ब टेम्परेचर यूज़ होता है। तो यहाँ पर बी और सी यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर ध्रुवों को दर्शाया नहीं जाता, यानी पोलर एरिया को किस आपके प्रोजेक्शन पर हम पोलर एरिया को प्रेजेंट नहीं करते। तो समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप पर, समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप ये कुछ इस तरीके का बनता है और इसमें ध्रुवीय एरिया प्रेजेंट नहीं हो पाते, नहीं दिख पाते। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65, स्टेन डी गिर विधि का यूज़ किया जाता है। जो स्टेन डी गिर विधि है ये आपके डॉट मेथड में यूज़ होती है, ठीक है, डॉट मेथड में यूज़ होती है। और इस विधि में जो नगरीय पॉपुलेशन है ना, जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, उसको तो गोलों के द्वारा यानी स्पेयर्स के द्वारा दिखाया जाता है, और ग्रामीण जनसंख्याओं को उसके अंदर आपके बिंदुओं के द्वारा, जैसे ये जो गोला दिखाएगा ये आपकी नगरीय जनसंख्या को, और ये जो आपके छोटे छोटे डॉट दिखाएंगे ये आपकी ग्रामीण जनसंख्या को दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है स्टेन डी गिर विधि, ये डॉट मेथड में यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66, सुदूर संवेदन तकनीक में प्रयुक्त वह उपकरण जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित कर उन्हें संकेतकों में बदलकर उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं और जिनसे कि अन्वेषण लक्ष्यों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है तो उन्हें कहते हैं सेंसर। क्या कहते हैं उन्हें? सेंसर। तो राइट आंसर रहेगा संवेदक, ठीक है, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा को इकट्ठा करके उन्हें संकेतकों में बदल के, यानी उन्हें आपके और फिर उन्हें आकारों में यूज़ करके और बाद में जो सूचना प्राप्त करते हैं उनसे सेंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67, संकेताक्षर GIS किसके लिए प्रयुक्त होता है? जो संकेताक्षर है GIS वो जियोग्राफिकल इमेजिंग सिस्टम, जियोग्राफिकल, अच्छा GIS की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर, इंटरनेशनल सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सारी गलत है भाई, ठीक है। यहाँ आ जाती है GIS की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहाँ पर ग्लोबल गलत वर्ड आ गया, यहाँ पे जियोग्राफिकल आना था तो ये वाली ठीक हो जाती, ठीक है। तो अब फिलहाल इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से GIS के महत्वपूर्ण घटकों में से सम्मिलित नहीं है, यानी GIS में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो यूज़ नहीं होता? सीधा सीधा यही क्वेश्चन है। तो भाई प्रक्रिया प्रोसेस, तो इसमें प्रोड्यूसर या प्रोसेस चलता है, डाटा भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, बट पॉपुलेशन का इसमें कोई यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन, संक्षिप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्न में से कौन सा कूट दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल को सही निरूपित करता है? तो कौन सा मॉडल निरूपित करता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं DEM, DRG, DLG, DTM। तो यहाँ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 A और D, DEM और DTM। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है GIS की प्रक्रिया बतानी है आपको। GIS में क्या होता है? इमेज प्रदर्शन, विषमता स्ट्रेचिंग, मैप ओवरलेइंग या मानचित्र रचना। तो क्या होता है भाई? मैप ओवरलेइंग, ठीक है, मैप ओवरलेइंग होती है GIS प्रक्रिया में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71, व्यापक रूप से प्रयुक्त सक्रिय रिमोट सेंसिंग तंत्र में शामिल है। तो रिमोट सेंसिंग तंत्र में आपका क्या क्या शामिल है वो आपको बताना है। रिमोट सेंसिंग तंत्र, तो यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं, रडार, लिडार और सोनार। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों ही आपके शामिल होते हैं रिमोट सेंसिंग तंत्र में, ठीक है, रडार, लिडार और सोनार। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72, एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता जो उसके सिग्नल सामर्थ्य को धरातल से परावर्तित या उत्सर्जित विकिरण प्रवाह के अनुसार विभेदित करता है, परिभाषित किया जाता है। तो उसे रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी रेडियोमेट्रिक रिसोल्यूशन, ठीक है। एक रिमोट सेंसिंग डिटेक्टर की संवेदनशीलता होती है जो भी सिग्नल है उसको धरातल से रिफ्लेक्ट हो गया, फिर उसके प्रवाह के अनुसार उसे विभेदित किया जाएगा, तो उसे परिभाषित किया जाता है रेडियोमेट्रिक विभेदन के रूप में। ये सारा आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो डिटेल में पढ़नी है आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। 73 क्वेश्चन है, यदि किसी इमेज का रेडियोमेट्रिक विभेदन 6 बिट है तो उसका धूसर मान या ग्रे वैल्यू होगी। भाई किसी भी अगर हम बात करें रेडियोमेट्रिक विभेदन 6 है ना, 6 बिट है, तो उसका जो धूसर मान यानी ग्रे वैल्यू होगी वो 64 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74, भूभाग के लक्षणों का संदूर संवेदन अधिकांशतः किस पर आधारित है? भूभाग के लक्षणों का, तो भूभागीय लक्षणों के विस्तृत
प्रावर्तनतकता के गुणधर्म पर, या भूभागीय लक्षणों के चालकता गुणधर्म पर, अवशोषण गुणधर्म पर, या उत्सर्जनकर्ता गुणधर्म पर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा भूभाग के उत्सर्जनकर्ता गुणधर्म पर। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भूभाग के लक्षणों का पूछा गया था जो कि हमें सुदूर संवेदन पर दिखेंगे, तो वो किस पर आधारित होंगे, उसके उत्सर्जनकर्ता गुणधर्म पर। और क्वेश्चन नंबर 75 है भाई, और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट पे हम इसी क्वेश्चन पेपर के आरपीएससी के अपने सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें बाकी के 75 यानी 76 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम 75 ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर दृश्य प्रकाश का तरंग धैर्य होता है, ये क्वेश्चन तो हद से ज़्यादा बार रिपीट होता है, और 0.4 से 0.7 ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, 0.4 से 0.7 जो माइक्रोमीटर तक का पार्ट है, उसी में विभिन्न कलर दिखते हैं, और उसी की वजह से दृश्य प्रकाश संभव होता है, यानी लाइट्स में हमें देखना संभव हो पाता है। तो गाइस, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है उसका अच्छा खासा पोर्शन पूछा गया है एग्ज़ाम में। ऐसी बात नहीं है कि इजी सा पेपर है, कुछ पोर्शन से इजी क्वेश्चंस हैं, तो कुछ से काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी डीप भी पूछे गए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी तैयारी अच्छी रखना। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट पीजीटी ज्योग्राफी या फिर नेट लेवल का या फिर आरपीएससी लेवल की ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स उसमें कवरअप हैं, तो फिर वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर आपको सभी के सभी टॉपिक, सारी की सारी ब्रांचेस जो है ज्योग्राफी की फुल डिटेल में मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस अब यहाँ तक आए हैं वो सारे कवरअप हैं पेड कोर्स में। ठीक है, तो फिर आगे मर्जी आपकी है। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।